अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यरकान के बारे में, और यरकान के बारे में भी कुछ ऐसे अहम सवालात जो अक्सर लोगों के जहन में उस वक्त आते हैं जब वो ख़ुद या उनका कोई प्यारा यरकान में मुब्तला हो। वो क्या सवालात होते हैं कि क्या इस मर्ज़ में ड्रिप लगवाना ज़रूरी है कि अगर किसी को यरकान हो, और कितने दिन लगते हैं इसको ठीक होने में, और क्या खाना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए। देखें, ड्रिप लगवाने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को होती है कि जिनको यरकान या पीलिया हो, यानी आंखें और जिल्द, ख़ास तौर पे आंखों पे हमारी नज़र होती है कि किसी को अगर पीलिया है, यरकान है, तो उसको खाना हज़म नहीं होता। जब वो कोई खाना खाता है या खाती है तो उसको मतली होती है, उल्टी आती है, पेट में थोड़ा दर्द होता है। तो हम लोगों को उस सूरत में ड्रिप लगवाने का कहते हैं ग्लूकोज़ की, जिसको हम 10% ग्लूकोज़ डेक्स्ट्रोज़ वाटर कहते हैं, कि जिस वक़्त उल्टी ना थम रही हो, मतली चल रही हो, जो बीमारी के इब्तदाई दिनों में होता है। लेकिन जैसे ही मरीज़ कुछ खाना पीना शुरू कर देता है, भूख वापस आ जाती है और खाना हज़म होना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ या मतली नहीं होती, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि इसको नीम ठोस ग़िज़ा, बहुत भारी खाना ना दें, थोड़ी सी जो नरम ग़िज़ा होती है उससे काम को शुरू करें, और उसमें कोशिश करें कि जूसेस वगैरह ज़्यादा हों, जूसेस ज़्यादा हो, मीठी चीज़ ज़्यादा हो। अगर ज़ाहिर है कोई शुगर का मरीज़ नहीं है तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ड्रिप फिर लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत दफ़ा अस्पतालों में देखा गया है कि मरीज़ों को कहा जाता है कि आप 21 दिन ड्रिप लगवाएं, आप 2 हफ्ते ड्रिप लगवाएं, कि आप सुबह शाम। देखिए, सिर्फ वो मरीज़ जिसकी उल्टी ना रुक रही हो, जिसको बिल्कुल भूख ना लगे और बहुत शदीद कमज़ोरी हो, तो उस वक़्त हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए कोशिश करते हैं कि जब बीमारी बहुत ज़ोरों पे होती है तो तब हम ड्रिप का कहते हैं। लेकिन जैसे ही भूख लगना शुरू हो जाए, मतली की कैफियत, कै की कैफियत, उल्टी की कैफियत, या पेट में बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है उसकी कैफियत कम हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ड्रिप की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि खाएं पिएं। दूसरा ये होता है कि कितने दिन लगते हैं। अब देखें, यहाँ पे कमाल की बात आपको जो जानना ज़रूरी है कि यरकान के 95+ पेशेंट, 95% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं, उन्होंने सेल्फ़ लिमिटिंग डिज़ीज़ है ये, उन्होंने ख़ुद ब खुद ठीक होना होता है। यानी एक ख़ास टाइम, देखें अक्सर लोगों को तो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, ये खाने की वजह से होता है। हमारा जो खाने की आदतें होती हैं उनकी वजह से ख़ुसूसी तौर पे हेपेटाइटिस ए बहुत सारे लोगों को हो जाता है, और ई हम कहते हैं कि वो ख़वातीन जो हामला हैं उनको ख़तरा ज़रूर होता है। बाकी अक्सर लोगों में ए और ई ये खुद ठीक हो जाता है। पीलिया होगा इनकी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ कि किस तरह ये पीलिया करते हैं। तो वो जो पीलिया होगा वो 1 महीने के अंदर अंदर अक्सर लोगों में ठीक हो जाता है। और यहीं पे फिर डॉक्टरों की भी, और ये जो थोड़ा पीर मुरीदी टाइप के लोग होते हैं इनकी भी, और शोबदाबाज जो आपके गले में वो गानी डालते हैं, कुछ तवीज़ टाइप का डालते हैं, लकड़ी का होता है जो नीचे जाता है और फिर वापस आता है 1 महीने के अंदर, तो इन सब की चांदी हो जाती है। क्योंकि ये जो भी दवाई देंगे ज़ाहिर है 1 महीने में मरीज़ ने ठीक तो हो जाना है। तो मरीज़ और उसके घर वाले समझते हैं कि फ़लाँ बंदे की या बंदी की दवाई से हम ठीक हुए हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, इसमें मुकम्मल आपने रेस्ट करना होता है, हल्का फुल्का खाना शुरू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने की रूटीन की तरफ जाना होता है। 1 से 1.5 हफ्ता बीमारी का बहुत ज़ोर होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाके फिर नीचे आती है। तो 1 महीने में अक्सर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो तो वो एक दूसरी बात है, वो एक लंबी पोजीशन होती है, उसमें भी बेहतरी तो आ जाती है, लेकिन बाद में वायरस थोड़ा बहुत तंग करता रहता है, जिगर में रहता है। लेकिन अब इनके भी इलाज आ चुके हैं। तीसरी जो चीज़ थी कि क्या खाएं, क्या परहेज़ करें। देखें, परहेज़ है बाज़ारी खानों से, परहेज़ है मिर्च मसाले वाली चीज़ों से, परहेज़ है बहुत ज़्यादा जो आप ये स्पाइसी खाने खाते हैं, तो उन दिनों में परहेज़ी खाना खाएं। परहेज़ी खाने में नीम ठोस ग़िज़ा है, जूसेस हैं, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, ये जो फास्ट फूड होता है, ये जो जंक फूड होता है, तो इससे आपने करना होता है परहेज़। ये तो कुछ सवालात वो हैं जो लोग क्योंकि पूछते हैं, तो इब्तिदान मैंने इनका जवाब दे दिया। यरकान, या जिसको जॉन्डिस कहते हैं, ये होता क्या है। जॉन्डिस का लफ्ज़ी मतलब फ्रांसीसी एक लफ्ज़ था, तो उससे ये निकला हुआ है। इसका मतलब ही होता है पीलापन। क्या होता है यरकान, कैसे पता चलता है हमें? जब किसी की आंखें जो हैं वो पीली हो जाए, आंखों में एक हिस्सा होता है जो हमें सफ़ेदी नज़र आ रही होती है, स्क्लेरा कहते हैं, तो जब वो येलो हो जाए, जिल्द का रंग येलो हो जाए, और आपका जो यूरिन है, पेशाब है, वो डार्क ब्राउन हो जाए, वो काफ़ी भूरा हो जाए, तो उसको जो है ये पोजीशन जो होती है, इसको हम कहते हैं कि किसी को पीलिया हो गया। पीलिया की बीमारी है? हरगिज़ नहीं। पीलिया
अलामत है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुखार एक अलामत है। तो हम सिर्फ बुखार यानी अलामत का इलाज नहीं करते, बल्कि उसके नीचे पड़ी हुई जो बीमारी होती है उसको ढूंढ के उसका इलाज करते हैं। इसी तरह से जॉन्डिस भी एक अलामत है। वो किस वक्त होती है? हमारे खून के सुर्खलियों के अंदर जब उसकी 120 दिन की उम्र के बाद टूट फूट होती है तो वो तिल्ली या स्प्लीन में जाके फंसते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं वहाँ पे वो टूट जाते हैं। उनमें से जो चीज़ें निकलती हैं तो वो एक चीज़ जो होती है उस निकलने वाली को हम बिलिरुबिन कहते हैं, जिसका रंग जो होता है वो येलो होता है। ये चलता रहता है पूरी ज़िंदगी काम कि वहाँ से वो जो बिलिरुबिन होती है जिगर में जाती है, जिगर उसको थोड़ा सा प्रोसेस करता है और फिर वो आंतों के ज़रिए हमारे जिस्म से निकल जाती है। ज़्यादातर आंतों से निकलती है, जिसकी वजह से हमारा जो पखाना है, स्टूल है, उसका भूरा रंग होता है। लेकिन कुछ जो है वो निकलती है यूरिन से या पेशाब से, जिसकी वजह से उसका रंग जो है वो आपने देखा होगा अक्सर हमारे यूरिन का कलर भी येलो होता है। आम येलो, बहुत ज़्यादा ब्राउन डीप येलो नहीं होता तो, या डार्क नहीं होता। तो ये जो इस तरीके से ये चलता रहता है काम। लेकिन जब किसी भी वजह से या तो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनना शुरू हो जाए या जिगर के ऊपर किसी वायरस का हमला हो जाए, जैसे वायरस होता है हेपेटाइटिस ए का वायरस है, ई का वायरस है जो खाने से होता है, बी और सी जो खून से होता है, तो उस सूरत में फिर जिगर के जो सेल जो इस बिलिरुबिन को एक प्रोसेस करके इस काबिल बना रहे थे कि आंतों से ये बाहर निकल जाए, तो वो इसको प्रोसेस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से फिर आपको ये बढ़ जाएगा आपके खून में। पहला क्या था कि अगर किसी भी वजह से आपके खून के सुर्ख खलिए जो हैं उनकी टूट फूट ज़्यादा हो जाए, जैसे कुछ थैलेसीमिया के मरीज़ों का आपने सुना होगा, स्फीरोसाइटोसिस एक बीमारी होती है वो सुना होगा, और भी इस तरह की बीमारियाँ होती हैं कि जिसमें खून के सुर्ख खलिए ज़्यादा टूटते हैं। जब ज़्यादा टूटते हैं तो ज़्यादा बिलिरुबिन जाती है जिगर के ऊपर, तो जिगर इतना ज़्यादा उसको प्रोसेस नहीं कर पाता तो खून में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो या फिर जिगर का मसला जैसे मैं बता चुका हूँ। तीसरा क्या होता है कि जिगर से जो रतूबतें निकल के आंतों में आती हैं वो आती हैं बाइल डक्ट होती हैं, कुछ नालियाँ होती हैं जो जाके पित्ता जो आपका गाल ब्लैडर है तो उसमें जाके कुछ देर ये स्टोर रहती है। जैसे ही कोई हम चिकनाई वाला खाना खाते हैं तो फिर ये निकल आती है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई स्टोन हो जाए, वहाँ पे कोई पत्थरी की रुकावट आ जाए, जो पित्ते की पत्थरी बड़ी मशहूर है कि टूट के अगर वो नीचे इस तरह की बाइल डक्ट में आके रुक जाए, कोई नीचे खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाए उस नाली का, कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं, या किसी को जो कैंसर हो जाए नीचे एक लबलबा पड़ा होता है जिसकी नाली से मिल के फिर ये नीचे आंतों में खुलती है, तो किसी को वहाँ पे जो लबलबा है, जो पैंक्रियाज है, उसके सर का या हेड का कैंसर हो जाए, तो यानी ये रुकावट आ जाए, मतलब ये कि रुकावट आ जाए, तो उस सूरत में भी ये बिलिरुबिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी को हो जाए ऐसा तो आमतौर पे उल्टियाँ लगती हैं, दिल कुछ नहीं करता खाने को, शुरू में बुखार भी हो सकता है, लोगों की आंखें जो हैं वो पीली होती हैं, जिल्द का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, पेशाब जो होता है उसका रंग बहुत गहरा होता है, काला तकरीबन हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, डीप ब्राउन, बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। और इसी तरह जो पखाना है, जो स्टूल होता है, तो उसका रंग जो होता है वो ऑफ वाइट कह लें, यानी वो जो ब्राउन था, ब्राउन कम ब्राउन हो जाएगा, वो ऐसे लगेगा जैसे सफ़ेद सफ़ेद जो है ना किसी को पखाने आ रहे हैं। तो ये कुछ अलामात होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसको कन्फर्म कैसे करते हैं? वो आपको दो बुनियादी टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, तीन कह लेते करवाएंगे। एक आपका LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे कि बिलिरुबिन कितनी बढ़ी हुई है, और साथ ही इसके अंदर SGOT और SGPT नामी दो टेस्ट होते हैं, वो भी करवा लेते हैं ताकि पता चले कि कहीं ये जो बिलिरुबिन बढ़ी हुई है जिगर के नुकसान की वजह से, जिगर को तो नहीं वायरस पड़ा हुआ कि उससे नुकसान हुआ है तो इसलिए बढ़ा हुआ है। दूसरा टेस्ट अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं ये देखने के लिए कि जो जिगर से नालियाँ निकली थी कहीं वहाँ पे पथरी तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है किसी भी किस्म की, तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। यूरिन का टेस्ट भी करवाते हैं देखने के लिए कि कहीं यूरिन के अंदर तो नहीं बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन आ रही। अगर फ़र्ज़ करें किसी को जिगर का जो अल्ट्रासाउंड पे जिगर ठीक हो और जो LFTs हैं वो आपको बताते हैं कि बिलिरुबिन तो बढ़ी हुई है लेकिन जो SGPT SGOT जिगर के एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बड़े होते, फिर हम कुछ अलहदा से टेस्ट करवाते हैं कि कहीं खून के खलिए, रेड ब्लड सेल वो ज़्यादा तो नहीं टूट रहे। तो इसी तरह से फिर जैसे जैसे आगे तहकीक सामने आएगी तो यरकान एक अलामत थी और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हमें पता चलेगा कि अगर हेपेटाइटिस ए है या ई है तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। सिर्फ एहतियात करनी होती है
कि उस वक्त मरीज़ का खाना पीना मुतासर ना हो। अगर किसी को उल्टियाँ लग रही हों तो अस्पताल में दाखिल करवाएं, ड्रिप लगवाएं, ताकि वो फेज़ जो है आराम से गुजर जाए। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है, आमतौर पर ये ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ये खून की मुंतकली से या अज़दवाजी ताल्लुकात से फैलती हैं, या फिर छोटा बच्चा जो पैदाइश के वक्त माँ से बच्चे में जा सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें क्या करना होता है कि जो एक इसकी इब्तदाई स्टेज होती है एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें कि हमारे जो SGPT SGOT बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी में तो यहाँ तक डर होता है कि जिगर फेल ही ना हो जाए कि ट्रांसप्लांट करना पड़े। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी इलाज हो और ज़रूरत पड़े तो हस्पताल में। लेकिन बी और सी के अंदर ये सलाहियत है कि ये क्रॉनिक हो जाएंगी, कि पहली मरज़ जो है एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वायरस रहेगा जिगर के अंदर मौजूद, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा कि वो जिगर को ख़त्म करता जाएगा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, वो करवा लें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 3 डोजेज़ लगती हैं। सी की वैक्सीन नहीं होती, लेकिन इलाज बहुत अच्छा आ गया। अब हेपेटाइटिस बी का जो इलाज होता है वो चलता रहता है फिर पूरी ज़िंदगी, लेकिन हेपेटाइटिस सी 3 महीने के इलाज से अब ठीक हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ बुनियादी सी मालूमात थी यरकान के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि यरकान पर भी बहुत लोगों को लूटा जाता है, यानी कि डॉक्टर भी लूट रहे होते हैं, और जो दूसरे सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो आपको कोई ना कोई चकमा देते हैं, धोखा देते हैं कि ये कर लोगे तो देखें, बीमारी ने 95+ मैं बता चुका हूँ ठीक हो जाना होता है। तो लोगों के हाथों बेवकूफ़ मत बने। हाँ, प्रिवेंशन कैसे है? खाना जो है बाहर कम से कम खाएं। अगर मेरा जो असूल है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, शायद आपके भी काम आ जाए। मेरा एक असूल है कि जब मैंने बाहर से कोई चीज़ खानी है तो मैं कोशिश करता हूँ मुमकिन हद तक कि वो चीज़ हो जो मेरे पास पहुँचे तो वो इंतहाई गर्म हो। अगर खाना है तो वो गर्म हो, रोटी है तो वो गर्म हो, कोई भी चीज़ है, मेरी कोशिश होगी कि जैसे मसलन कुछ चाइनीज़ आपने मंगवाया, मिसाल दे रहा हूँ, तो अपने सामने उस हालत में आए कि वो काफ़ी हॉट हो, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि वायरसेस और बैक्टीरिया ख़त्म हुए होते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मुंतकिल हो। तो एक तो खानों में ज़रा एहतियात करें। फिर अगर किसी घर में ये किसी को हुआ है तो उन दिनों में हाथों को बहुत अच्छा वो धोएं, जिनको ये मसला हो, ख़ासतौर पे वॉशरूम में जाने के बाद खाना वो कम से कम बनाएं 2-4 हफ्ते के लिए, ताकि दूसरों को मुंतकिल ना हो जाए। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सबको पता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।